Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter election and representation. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग द इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की, कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी का अलग अलग मीनिंग, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि दोनों एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट है, राइट। और व्हाइल डिस्कसिंग दैट पॉइंट हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, जिनमें एक था डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जिसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं टू चूज देयर लीडर, और इनडायरेक्ट जिसमें जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है लाइक इंडिया, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जिसको कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, राइट। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, दैट वाज इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम है, क्या डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राइट। अब व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन करवाने के कौन कौन से तरीके हैं, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कल पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स जो है वो दिए गए हैं, जिसकी ड्राफ्टिंग की गई, उसी में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वोटिंग की काउंटिंग होगी और किस तरीके से विनर जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे, कौन हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। तो ये जो पूरा आउटलाइन थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत क्या थी, क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, राइट। व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट, इसको सोचने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना जरूरी है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंसेस डिसाइडेड हु इज विनर, एज वी ऑल नो वेरी वेल कि इलेक्शन में क्या होता है, हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, वोट के बाद हम ये देखते हैं कि जिसके पास ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं वही क्या होता है, विनर कहलाता है, उसी को ही हम इलेक्ट कर देते हैं उस एरिया में। देन बट these can be very different but there can be very different ways in which people make their choices and very different ways in which their preferences can be counted। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे कि बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि डिफरेंट जो हैं सबके प्रेफरेंसेस काउंट करके कि कौन विनर होगा, किसको मेजॉरिटी में काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो वो सारे अलग अलग तरीके हैं उसके लिए। और हर तरह का जो सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम हैव डिफरेंट आउटकम्स, हर एक सिस्टम का आउटकम भी डिफरेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एज हमारा जो आज का टॉपिक है वही क्या है, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। इंडिया में दो टाइप के इलेक्शन सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम, जिसको FPPS के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको PR के नाम से जाना जाता है। अभी हम इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि FPPS क्या है और PR क्या है, राइट। अब सबसे पहले हम उठाएंगे फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम। अब एक और चीज ध्यान रखना कि इनके ऊपर अलग अलग से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट, किसके बारे में, कि हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा क्वेश्चन आपका इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस भी आ सकता है, दोनों मेथड्स इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ किसी एक सिस्टम पर अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 और 4 मार्क्स, सॉरी, क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सिस्टम, दैट इज FPPS, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या है, इसमें किस तरीके से गवर्नमेंट को चूज किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चूज किया जाता है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा 1984 के इलेक्शंस में, कि जब 1984 के लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग 415 आउट ऑफ द 543 लोकसभा सीट्स, यानी टोटल लोकसभा सीट उस समय 443 थी, और उसमें से 415 सीट्स अकेले कांग्रेस के पास गई थी, यानी कांग्रेस जो थी वो मेजॉरिटी में आई थी। और अगर हम सीट्स के हिसाब से देखें कि 543 में से 415 सीट का मतलब है कि टोटल सीट में से 80% सीट्स जो थी वो किसके पास चली गई थी, कांग्रेस के पास, राइट। अब सच अ विक्ट्री वाज नेवर अचीव्ड बाय एनी अदर पार्टी इन द लोकसभा। अभी तक के इतिहास में, मींस 1984 तक
के इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिली थी। द कांग्रेस पार्टी वन 4 आउट ऑफ 5 ऑफ सीट्स। अब अगर इन सीट्स के परसेंटेज को देखें तो इसके हिसाब से क्या लगता है कि हर 5 लोगों में से 4 लोग जो थे वो कांग्रेस की फेवर में थे, राइट। डज इट मीन, अब इसका क्या मतलब है कि क्या 4 में से 5 इंडियन वोटर्स कांग्रेस को चाहते थे, वो कांग्रेस को पावर में लाना चाहते थे? अगर हम इसको रियलिटी में देखें, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। इसका मतलब 80% सीट्स होने का मतलब ये नहीं है कि हर 5 सिटीजन्स में से 4 सिटीजन जो थे वो कांग्रेस की फेवर में थे। अब वो कैसे नहीं था, तो इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, वी लुक एट द इनक्लोज्ड टेबल। जो हमारी ये टेबल दी गई, हम इसको देखेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी गॉट 48% वोट्स। अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स कितनी थी, 80%। लेकिन अगर हम वोट्स की बात करते हैं तो वोट कितने लोगों ने उनको दिया था, ओनली 48। यानी अगर 100 पॉपुलेशन को लिया जाए, परसेंटेज में हम 100 में से देखते हैं तो 100 में से 48 लोग थे जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था, राइट। अब ऐसे में अगर इस टेबल में तो बीजेपी को 7.4% लोग थे जिन्होंने वोट किया, एंड सेम रिगार्डिंग द अदर पार्टीज, राइट। लेकिन अब हाउ डिड दैट हैपन, अब ये हुआ कैसे, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि इधर से तो सिर्फ 48% वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 80% सीट्स जो थी वो कांग्रेस के पास चली गई। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको समझने के लिए ऐसा क्यों था कि वोट्स तो मिले 48% और सीट्स कितनी हो गई, 80%। अब हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ, उसका रीजन था हमारा जो कंट्री फॉलो कर रही थी स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। जो हमारी कंट्री में स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए जो मेथड फॉलो किया जाता है, ये उसके कारण था। सॉरी। अब कौन सा मेथड है जो हम लोग फॉलो करते हैं, अब हमारा सिस्टम है क्या, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो इंडिया में जो इलेक्शन का मेथड फॉलो किया जाता है वो कौन सा मेथड है, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी FPPS। तो ये जो FPPS है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, इसी की वजह से कांग्रेस को पूरे ओवरऑल उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 80% सीट्स जो थी मिली। लेकिन अगर हम वोट की बात करते हैं तो कितने परसेंट वोट कांग्रेस को मिले, 48%। ऐसा किस लिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को क्या कर देते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। और टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543। अब यहां बात आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, वो एरिया जहां पर वोटिंग की जाती है, जहां से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। सपोज फॉर एग्जाम्पल जहां भी आप रह रहे हैं, ABCD वट एवर इन एरिया यू आर लिविंग, वहां पर क्या है कि करनाल ले लीजिए, पानीपत ले लीजिए, अंबाला ले लीजिए, तो आपने देखा होगा कि MLA MP एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, उस एरिया को, वो अंबाला क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, करनाल क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, JNK क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट। तो वो एरिया जहां पर इलेक्शन करवाए जाते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, दैट एरिया इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरीके से पूरे इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सपोज दिस इज कंप्लीट स्टेट, तो इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं ये क्या है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पूरा इंडिया कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया, पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया, राइट। अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने के बाद ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम अपना एक अलग रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, राइट। तो एंड candidate who secure the highest number in the vote in that constituency is declared elected। as you know very well कि आपके एरिया में जिस भी कैंडिडेट को जो किसी भी पार्टी का सबसे ज्यादा वोट्स मिलती हैं, वो उस एरिया से इलेक्टेड होता है। यानी उसको उस एरिया से क्या मानते हैं कि वो वाले एरिया में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वही पर्सन होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं, ठीक। इन दिस सिस्टम whoever has more votes than other candidates is डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं वही क्या माना जाता है, इलेक्टेड कैंडिडेट। सपोज मान लीजिए आपके एरिया में 4, 5, 6 कितनी भी पार्टीज खड़ी हैं, अब उसमें सबको अलग अलग वोट्स मिले। किसी एक कैंडिडेट को सपोज 20 वोट्स
वी कैन टेक एग्जाम्पल कि सपोज देयर आर 100 पीपल इन दैट एरिया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 लोग हैं। अब 100 में से ऐसा भी हो सकता है 5% ऐसे होंगे जो वोट किसी को भी नहीं देंगे, 90% बच गया। अब 90 लोगों में से 20 ने एक को दे दिया सपोज, ठीक, दूसरी पार्टीज को मिल गए 25 वोट्स, तीसरी को मिल गए 10, एक और कोई पार्टी है उसको मिल गए 15 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या हुआ, हर रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग वोट मिले। तो यहाँ पर हमारा जो विनर कैंडिडेट होगा, इलेक्टेड कैंडिडेट कौन होगा, जिसको 25 मिले, क्योंकि 25 क्या है, बाकी सभी कैंडिडेट के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा वोट्स हैं। क्लियर? तो इसलिए इस एरिया में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होगा, जिसको 25 वोट्स मिले। ठीक है, अब द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। अब अगर हम मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम कहते हैं कि जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलता है दैट पर्सन इज अ विनर। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अगर टोटल 100 वोट्स थी तो 100 में से मिनिमम 51 अगर जिस कैंडिडेट को मिलेगी वो विनर होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो 25 वोट्स हैं, 51 तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये नहीं देखते कि ओवरऑल वोट में से मेजॉरिटी, हम ये देखते हैं जितने लोगों ने वोट किया उसमें से किसको सबसे ज्यादा वोट मिली वो मेजॉरिटी में होगा। क्लियर दिस पॉइंट? इसीलिए वहां जो हमने पढ़ा था कि 80% वोट्स का मतलब है कि जितने लोगों ने पूरे इंडिया के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोगों ने वोट दिया, टोटल वोट का 80% 80 सीट्स जो थी वो किसके पास गई, कांग्रेस के पास। और उन वोट्स को अगर टोटल किया जाए जितने लोगों ने वोट किया, उन वोट्स का 48% किसको मिला, कांग्रेस को। Is that clear that concept कि 80 seats and 48%. The winning candidate need not to secure a majority of the votes. This method is also known as plurality system. इस मेथड को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है उसका, प्लूरैलिटी सिस्टम। यानी कि इसको प्लूरैलिटी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आते हैं वो व्यक्ति विनर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लूरैलिटी सिस्टम। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या था, दिस वाज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसको हम इंडिया में फॉलो करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। अब इसी प्रोसेस की वजह से, इसी मेथड की वजह से कैंडिडेट पार्टी वन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स, राइट। सीट्स की बात हो रही है, ग्रेटर शेयर ऑफ वोट्स नहीं है, सीट्स। यानी अब इस एरिया में 25 उसको मिली तो वो जीत गया। किसी और एरिया में हो सकता है 15 सीट ही उसके पास सबसे ज्यादा हो, तो वो एरिया, वो सीट भी उसकी हो गई, राइट। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ, शेयर ऑफ सीट्स जो था वो ज्यादा था। और बिकॉज इन मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच इट्स कैंडिडेट वन, दे सिक्योर लेस देन 50% ऑफ द वोट्स। जिस भी एरिया में वो जीते हैं उसमें उनके कैंडिडेट क्या हो सकता है, 50% से भी कम वोट मिले हों, लेकिन वो वोट क्या थे, मेजॉरिटी में, राइट। इसीलिए इसको प्लूरैलिटी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? यही मेथड। अब ऐसे में क्या होगा, अब जिसको जो तो जीत गया, मेजॉरिटी में हो गए, वो वोट्स तो जो है वो कह लीजिए कामयाब हो गई, उनका मीनिंगफुल हो गई। लेकिन अब जो ये 10, 15, 20 जो ये वोट्स हैं, ये क्या हुई, एक तरह से ये जो जितनी भी वोट्स हैं ये सारी वेस्ट है, इनके दे आर यूजलेस, क्योंकि वेस्ट गई हैं। इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव तो हमने वो चूज किया जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स थी। इज इट क्लियर? सो ये क्या था, दिस वाज आवर फर्स्ट system of election, that is known as first past the post system or FPPS. Is it clear? Hopefully it's clear to you. If you have any problem, you can go to the comment section, but don't forget to like, share and subscribe.